परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते टाइम क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्या प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंट करने का, कि कैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए, इन स्ट्रैटेजी से होता क्या है और क्या कुछ दिक्कतें या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सीरीज़ चल रही है हमारी। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आई हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियोस। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। और हम थ्रू आउट दिस वीडियो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, तो मस्त समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप सब ने अर्बन कंपनी का नाम सुना ही होगा, इतने एड्स देते हैं ये लोग, और वाकई में भी ठीक ठाक ही कंपनी है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा इसे। इसको पहले अर्बन क्लैब बोलते थे, अभी इसका नाम अर्बन कंपनी पड़ गया है। मतलब एट होम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ब्यूटी सर्विसेज, वेलनेस सर्विसेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, AC सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी है एक। मान लो अर्बन कंपनी को अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना है, कैसे करेगी? अर्बन कंपनी जो है ना, वो पूरी की पूरी अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर उसके प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तभी ये कंपनी चल रही है। वैसे सारी कंपनीज में ही होता है, बट इसमें मशीनरी का ज़्यादा यूज़ नहीं है, इस पर ह्यूमन रिसोर्सेज का या मैन पावर का ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि वही लोग तो घर घर जाएंगे और काम करेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अर्बन कंपनी क्या करेगी? स्ट्रेटेजिक गोल डिसाइड करेगी। ठीक है, अर्बन कंपनी का वैसे सबसे बड़ा गोल यही है कि उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करना है, बुकिंग्स को बढ़ाना है ना, सर्विस क्वालिटी को बढ़ाना है। तो मान लो एक तरह से ये गोल हो गया। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा रहा है अर्बन कंपनी में। यहाँ पे सबसे पहले गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखना कि हर एक प्रोफेशनल जो होगा, जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे है, उसके लिए इंडिकेटर सेट करना, जैसे कि कस्टमर रेटिंग्स हो गई, कितने उसने ऑर्डर्स कंप्लीट किए, कस्टमर कितने वापस आए, दोबारा से ऑर्डर्स प्लेस किए कस्टमर्स ने, कितना कंप्लेंट का रिजोल्यूशन हुआ टाइम पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट कर दिया। सबसे पहले गोल सेट किया कि कंपनी को क्या करना है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना है। उसके बाद रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होएगी अर्बन कंपनी, जैसे कि रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस। अगर कोई ब्यूटी प्रोफेशनल है तो उसको वो सारी चीज़ें सिखाना, नई नई टेक्नोलॉजी सिखाना, सॉफ्ट स्किल सिखाना। उसके बाद रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। आफ्टर ईच सर्विस जो भी वो कस्टमर के पास जाके कर रहे हैं, कस्टमर के पास तुरंत एक रेटिंग का कुछ ऐसे जाना चाहिए कि आप कितना रेट करोगे उस प्रोफेशनल को। ठीक है, उससे क्या होगा, कंपनी को पता चल जाएगा वो प्रोफेशनल कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन ले पाएगी कि अगर प्रोफेशनल को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या रेस की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद इंसेंटिव्स या रिकॉग्निशन देना, जो बहुत अच्छा दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली बहुत हाई रेटिंग दे रहे हैं, उनको रिवॉर्ड देना, रिकॉग्निशन देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना कि और सर्विसेज पे वो जा सकें और बुकिंग्स ले सकें, है ना। उसके बाद अंडर परफॉर्मर्स जो होंगे ना, उनको छोड़ नहीं देना, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना, जैसे कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना, या कि कोई मेंटोर असाइन करना उनको, या उनको ऐसे गोल्स देना जो वो अचीव कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर ले आती है कंपनी तो वो किस तरीके की दिखेगी, वो हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट में करना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब एक बार करके ये छोड़ नहीं देना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और करते रहना। ये चीज़ जो भी आप एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर रहे हो, उनको टाइम टू टाइम असेस कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो उनकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ये सब करके अर्बन कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? सर्विस क्वालिटी एक तो बढ़ेगी भाई उनकी, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और सर्विस क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। और जो भी लोग काम कर रहे होंगे ना, वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, उनको एक पता रहेगा कि भाई कैसे ग्रो करना है और कैसे अर्न करना है कंपनी में रहते हुए, और कंपनी इतना हमारे बारे में सोच रही है तो। और कंपनी को क्या होगा, अर्बन कंपनी ईजिली कोई भी इशू आ गया उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, उसको एड्रेस कर सकती है, जिससे क्या होगा, वो अपने कंपेटिटर्स से हमेशा 2 कदम आगे रहेगी। ऑलराइट, तो इसलिए ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक एग्जांपल था। अभी हम मेन मुद्दे के बाद पे आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। सिस्टम मान लो ना एक तरह से कि सॉफ्टवेयर हो गया या ऑटोमेशन हो गया कंपनी में, कि टाइम टू टाइम कंपनी वो चीज़ कर रही है या उस चीज़ पे ध्यान दे रही है। अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट ईच एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसके जरिए कंपनी क्या कर रही है, टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रही है और इवैल्यूएट कर रही है जो भी उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को।
और जो भी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं कंपनी के गोल के प्रति उसको। The system is designed not just to assess past performance but also enhance future performance through goal setting, feedback and development strategies। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस ही नहीं देखी जाती है, फ्यूचर के लिए भी इसमें काम किया जाता है। ये नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही किसी को जज कर लेना, नहीं, फ्यूचर में अगर उनको ट्रेनिंग की नीड है, गोल चेंज करने की नीड है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती हैं उनके लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सारी चीज़ें देखना भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। Performance management system refers to the organized approach it uses to handle and enhance employee performance। ठीक है, structured approach बोल लो, organized approach बोल लो, सबका मीनिंग सेम ही होता है। This involves a series of interrelated elements such as procedures, tools, softwares and techniques that work together to achieve specific goals। अब यहाँ पे ये बताया गया कि इसको सिस्टम क्यों बोलते हैं। किसी भी चीज़ को आप सिस्टम कब बोलते हो? जब उसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो साथ में मिलके काम करते हैं। ऐसा ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस करोगे, क्या क्या आप टूल्स यूज़ करोगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, क्या टेक्निक्स यूज़ करोगे उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। ऑलराइट, तो इसलिए इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। इम्प्लीमेंटिंग अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम PMS बोलने वाले हैं, आगे वीडियोस में यूज़ होगा, means setting up a structured approach within an organization that regularly checks and guides the performance of its employees towards the company's goal। अब क्या मतलब होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को किसी कंपनी में लागू करने का या इम्प्लीमेंट करने का? किसी भी कंपनी में वो ये मेक श्योर कर रही है कि वो रेगुलरली चेक करे अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस को गाइड करे कि किस तरीके से वो कंपनी के गोल को अचीव कर सकते हैं या अपने गोल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। अगर ये कंपनी ऑटोमेट कर रही है ना अपनी कंपनी में, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ ऑटोमेट कर दी कंपनी ने, इसका मतलब वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सिस्टम बना दिया उन्होंने। एक सिस्टम है, अलग से मान लो एक डिपार्टमेंट है कंपनी में जो इसी चीज़ पे फोकस करेगा। फिर देख लेते हैं क्या होता है प्रोसेस, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम PMS भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ 6 स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर बुक में आपके अलग होना तो ऐसे घबराना मत, ऑलमोस्ट सेम ही है। इन स्टेप्स के अंदर ऐसे सब स्टेप्स भी हैं जो मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैं ओरली में उसको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहला होता है प्लानिंग एंड डिज़ाइन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या थी? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव क्या करना है परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया से, कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या अचीव करना है। जैसे कि परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस होने चाहिए, या कंपनी की स्ट्रैटेजी के साथ इंडिविजुअल के गोल्स अलाइन होने चाहिए, है ना, एम्प्लॉय का इंगेजमेंट बढ़ाना है, क्या करना है। उसके बाद इसी फेज़ में होता है स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट। अभी कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इस चीज़ में होंगे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था, एक डिपार्टमेंट मान लो अपनी कंपनी में, तो उसमें आप किस किस को भेजना चाहते हो? कंपनी की लीडरशिप को भेजना चाहते हो, HR को, जो भी पोटेंशियल सिस्टम यूज़र्स होंगे जो उस सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो किन किन लोगों को आप उसमें भेजोगे, ये प्लानिंग फेज़ में आता है। उसके बाद आप क्राइटेरिया भी डिसाइड करोगे कि क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे, जैसे कि हमने अर्बन कंपनी वाले एग्जाम्पल में देखा था कि क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे जिसके बेसिस पे आप एम्प्लॉयज़ को असेस करने वाले हो। सेकंड होता है कम्युनिकेशन। अब आप एम्प्लॉयज़ को पर्पस बताओगे कि क्यों लेके आ रहे हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और क्या बेनिफिट होने वाला है इसका एम्प्लॉयज़ के लिए। और अगर एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आ रहा है, या मान लो कई बार मैनेजर्स को ही समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करोगे। ये भी कम्युनिकेशन पार्ट में ही आता है। ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य होगा कि इफेक्टिवली बता दिया जाए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों आ रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। थर्ड होता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना। सबसे पहले आप पायलट इम्प्लीमेंटेशन करोगे। पायलट इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे करोगे, एक टेस्ट करोगे बेसिकली मान लो, और उसके हिसाब से जो भी फीडबैक आएगा आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, और अगर आपको एक बार दिख गया कि जो पायलट है आपका, मतलब जो छोटे पॉपुलेशन पे आपने किया था वो सक्सेसफुल है, तो आप एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे लागू कर सकते हो। फोर्थ स्टेप होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब मॉनिटरिंग का मतलब ये कि अगर कोई बंदा फीडबैक दे रहा है अपने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको लागू कर दिया, बाद में कोई यूज़र आ सकता है, फीडबैक दे सकता है कि हाँ भाई इसमें ये कमी है, ये लैग है, तो उसके हिसाब से उस पर काम करना और डेटा कलेक्ट करना। इवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि आपका जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्ट करना। फिफ्थ होता है रिव्यू एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी जो भी फीडबैक आए हैं उसके बेसिस पे, और परफॉर्मेंस डेटा जो भी आपने कलेक्ट किया था उसको यूज़ करो अपने इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में गोल सेट किए थे वो सेम ही रहेंगे, उसको अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हो आप इस स्टेप में।
सिक्स्थ होता है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ऑब्वियसली अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो उसमें एक रिवॉर्ड का क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो ऐसे ओवर अचीवर हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे बोनस, प्रमोशन या प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो और उनकी सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो ये था प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम देख लेते हैं क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो हमने प्रोसेस में पढ़ा है ना, वही सारा कुछ रिपीट होने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहला होता है क्लियर गोल सेटिंग। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है आपकी। जो भी आपका गोल है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड गोल है या कुछ भी गोल है, उसको आप स्मार्ट अप्रोच के ज़रिए बनाओ। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए। ऑलराइट, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाएँ अच्छे से। सेकंड होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, आई नो, ठीक है। तो ये भी आपकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि कम्युनिकेशन पे आप अच्छे से ध्यान दो और किसका क्या रोल है उसमें, किसको क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है किससे, वो सारी चीज़ें पहले से अच्छे से बता के रखो। थर्ड होता है रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू। आप पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है, ताकि आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सको। फोर्थ होता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जो भी आप सिस्टम बना रहे हो, जो भी आप डिपार्टमेंट बना रहे हो, उसमें जो टास्क हो बहुत मैनुअल ना हो, हर चीज़ में इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटेड हो टास्क। जैसे कि आपने कोई सिस्टम बना लिया जिससे रेटिंग्स ऑटोमेटिकली बता दे रहा है आपको कि एवरेज रेटिंग इतनी है उस एम्प्लॉय की। अर्बन क्लैप वाला एग्जांपल ले रहे हैं, अर्बन कंपनी वाला, ठीक है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करो ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो आप। फिफ्थ होता है कल्चरल अलाइनमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, मेक श्योर करो कि जो भी आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ फिट बैठ रहा है। जैसे कि अमेज़ॉन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि उसको कस्टमर्स के लिए काम करना है। तो जो भी आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, उसमें वो सारे इंडिकेटर्स होने चाहिए जो कस्टमर से रिलेटेड हों, ठीक है। जैसे कस्टमर रेटिंग हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड लास्ट होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप बना रहे हो तो एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशंस रखो, मैनेजर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, ठीक है, कि कैसे उस सिस्टम के साथ उनको एंगेज करना है। अभी देख लेते हैं क्या होते हैं चैलेंजेस। ये लास्ट स्लाइड है और अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट में लिख देना। तो क्या होते हैं चैलेंजेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। चैलेंजेस मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। सबसे पहला होता है रॉन्ग डिज़ाइन। अगर नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है मतलब। और उससे क्या हो सकता है, यूज़र एंगेजमेंट कम हो सकता है, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, उनको कुछ मतलब ही नहीं होगा कि हाँ भाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी है हमारी कंपनी में। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप कि किसी कंपनी में ऐसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सारी जॉब्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं हुआ कि किस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें काम करना है, किस बेसिस पे जज किया जाएगा। तो वहाँ पे मतलब आपका रॉन्ग डिज़ाइन हो जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ होंगे ना इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे उस सिस्टम के साथ। सेकंड होता है लैक ऑफ लीडरशिप कमिटमेंट। अब लीडरशिप की साइड से अगर कमिटमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को फ़र्क ही नहीं पड़ता, हाँ भाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको जैसे मर्जी वैसे काम करना है, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो लीडरशिप की साइड से ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको पता रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर है तो उसमें क्या क्या चीज़ है, हर एक चीज़ उनको पता होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ेगा कि हाँ भाई हमारी लीडरशिप तो एटलीस्ट इसमें एफर्ट्स डाल रही है। और अगर लीडरशिप का ही कमिटमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ को क्या पड़ी है या यूज़र्स को क्या पड़ी है। थर्ड होता है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ बोलेंगे भाई क्यों लेके आना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हम तो नहीं लाने दे रहे, ठीक है। उनको ऐसे डर रहता है कि भाई ऐसे नई चीज़ आ रही है और कुछ ऐसे चेंज हो रहा है तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं कई बार, और उनको लगता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया तो भाई हमारी परफॉर्मेंस अब मेजर की जाएगी और उसके बेसिस पे हमें ऐसे फायर वायर कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वहाँ पे एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। कई बार ये चीज़ सच भी होती है, बट कई बार लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको सिस्टम्स के बेनिफिट अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किए गए होते हैं, इस वजह से उनकी साइड से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। फोर्थ होता है मिसअलाइनमेंट ऑफ गोल्स। अब जो भी आप सिस्टम बना रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ या कल्चर के साथ अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। उसमें दिखना चाहिए कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, उसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हो। अगर कोई भी ऐसे डिस्क्रिपेंसी होंगी कि आप जो भी मेजर कर रहे हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन कुछ और ही अचीव करना चाहती है, तो वहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगी, कन्फ्यूजन वगैरह हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ होता है लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग। अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को चाहते हो कि सक्सेसफुल हो तो आपको सारे यूज़र्स को, मतलब जो भी उसके यूज़र्स होंगे, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, सबको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि कैसे यूज़ किया जाए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए।
सिक्स्थ होता है कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटीग्रेशन। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है तो एचआर का ही पार्ट, एचआर के तो और भी सिस्टम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, पेरोल हो गया, तो उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे आप। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेरोल, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें आती हैं और उसमें अगर टेक्निकल चीज़ें आ रही है ना तो टेक्निकल चैलेंजेस या ग्लिचेस भी आते हैं, तो वहाँ पे वो भी एक चैलेंज हो सकता है। सेवंथ होता है डेटा ओवरलोड। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आप बहुत सारा डेटा जनरेट करने वाले हो, समझ रहे हो आप एक क्राइटेरिया बना रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि इस बेसिस पे परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो कि कस्टमर्स की रेटिंग के बेसिस पे, तो कस्टमर्स इतनी सारी रेटिंग देंगे, हर एक एम्प्लॉय की रेटिंग अलग होगी, हर एक ऑर्डर की रेटिंग अलग होगी। रेटिंग में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है उसने कितना अच्छा समझा आपकी प्रॉब्लम को, कितना फ्रेंडली था आपके साथ, तो बहुत सारा डेटा होगा आपके पास। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने सेट किए थे स्टार्टिंग में, उसी के बेसिस पे आप उस डेटा को एनालाइज करो और ताकि आप ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल सको। ठीक है, कई बार क्या होता है डेटा ओवरलोड की वजह से ऐसे ओवरवेल्म हो जाता है इंसान कि क्या ही करूँ यार, इतना सारा डेटा है, कैसे ही उसको एक्सट्रैक्ट करूँ, और उसके लिए चैलेंज है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी चैलेंज है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगने से ज़्यादा समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बाकी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।